शाह जी उर्फ चंद्रकांत इमरान को कह रहा था, चौक जामिया मस्जिद में नगीना होटल है जिसके मालिक का नाम जमालुद्दीन है, मगर लोग इन्हें हाजी साहब कहकर बुलाते हैं। तुम दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब से जाकर मिलोगे। मैं तुम्हें खुफिया ज़बान में लिखा हुआ एक खत दूंगा। वो खत तुम हाजी साहब को दोगे, वो सब कुछ समझ जाएंगे, तुम कौन हो और किस मिशन पर भारत आए हो। इसके बाद तुम्हें क्या करना होगा ये तुम्हें हाजी साहब ही बताएंगे। तुम्हारी गाड़ी भावनगर से सुबह मुंह अंधेरे निकलती है। ये गाड़ी तुम्हें अहमदाबाद तक ले जाएगी। अहमदाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ोगे जो तुम्हें उदयपुर, अजमेर शरीफ, जयपुर, अलवर और अलीगढ़ से होती ही दिल्ली पहुंचा देगी। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट और रास्ते का खर्चा यहाँ से रवाना होते वक्त तुम्हें मिल जाएगा। हाजी साहब के पास दिल्ली पहुंचने के बाद तुम्हें रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम आराम करो, मैं सुबह 4 बजे आकर तुम्हें जगा दूंगा। शाह जी उर्फ चंद्रकांत इमरान को शब बखैर कहकर चला गया। कुछ देर बाद बिस्तर पर लेटा बहुत सी बातों पर गौर करता रहा, फिर सो गया। सुबह ठीक 4 बजे शाह जी ने आकर उसे जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता तुम रास्ते में करोगे। इमरान ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर पतलून, कमीज और जैकेट पहनी। शाह जी उर्फ चंद्रकांत ने कुछ रुपए और भावनगर से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट उसके हवाले किया और कहा, पिस्तौल अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगर रास्ते में कोई खतरा देखो तो उसको किसी जगह फेंक दिया। अभी तुम्हें असला वगैरह की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें हर किस्म का असला मिल जाएगा। तुम्हारा साथी कमांडो जिब्रान मेरे पास ही रहेगा और हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। अब खामोशी के साथ दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर निकल जाओ। आगे एक चौक आएगा, इस चौक में तुम्हें कोई रिक्शा टैक्सी मिल जाएगी। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इमरान शाह जी से हाथ मिलाकर कमरे की सीढ़ियां उतरकर नीचे दफ्तर में आ गया। दफ्तर का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाजार में निकल आया। फुट रही थी, अभी अंधेरा था। बाजार में बिजली के लैंप रोशन थे। जिस तरफ जाने को शाह जी ने बताया था वो उसी तरफ चल पड़ा। बाजार बिल्कुल खाली पड़ा था। दूर किसी मंदिर से घंटियों की दबी दबी आवाज आ रही थी। चौक में आया तो वहां सिर्फ एक मोटर रिक्शा खड़ा था जो खाली था। इसका ड्राइवर जाग रहा था। इमरान ने गुजराती जबान में कहा, रेलवे स्टेशन ले चलो। वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा भावनगर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। स्टेशन पर ज्यादा रौनक नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अभी नहीं लगी थी। थोड़े से मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। चाय की कैंटीन खुली हुई थी। 2-3 मुसाफिर काउंटर के पास खड़े नाश्ता वगैरह कर रहे थे। इमरान ने भी वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया और चाय पीते हुए मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। कमजोर चेहरों वाले मफलूकुल हाल किस्म के मुसाफिर थे। पुलिस का एक सिपाही छोटा सा डंडा घुमाता प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। इमरान को अपने पिस्तौल का ख्याल आ गया जो उसने अपनी पतलून के अंदर जांघिए की जेब में छुपाया हुआ था। तशवीश की बज़ाहिर कोई बात नहीं थी। पुलिस के सिपाही ने इमरान की तरफ देखा भी नहीं था। इमरान को हंगामा खेज हालात में भी पुरस्कूर रहने की खास तरबियत मिली हुई थी। वो खामोशी और सुकून के साथ काउंटर से टेक लगाए चाय पीता रहा। प्लेटफॉर्म के तमाम पंखे चल रहे थे, बत्तियां जल रही थीं। जहां प्लेटफॉर्म की छत खत्म होती थी वहां सुबह की हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी थी। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ इमरान भी 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। डब्बे में पहले से मुसाफिर लंबी तान कर सो रहे थे। ये ट्रेन सिर्फ अहमदाबाद तक जा रही थी। ट्रेन कुछ देर के बाद चल पड़ी। शहर के निकलने के बाद दोनों जानिब हरे हरे खेत शुरू हो गए। जब अहमदाबाद करीब आया तो पहले दोनों तरफ बड़े बड़े कितने ही कारखाने गुजरे। ये सब कपड़े के कारखाने थे। अहमदाबाद पर ट्रेन की तो सारे मुसाफिर उतर गए। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 घंटा बाद चलेगी। इमरान ने पिस्तौल के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठना मुनासिब ना समझा और 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। अहमदाबाद का स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन था। उस वक्त तक दिन के 9 बजे का टाइम हो चुका था। आखिर दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ गई। दिल्ली के मुसाफिर प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे इमरान भी प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसने गहरी नजर से प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। उसे कोई खास बात नजर न आई। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि किसी की निगाह में तो नहीं आ गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गया।
آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین دلی کی طرف چل پڑی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ ٹرین ایکسپریس تھی۔ احمد آباد سے نکلتے ہوئی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ عمران کو خوشی ہوئی کہ وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائے گا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی نے دلی کے نگینا ہوٹل والے حاجی صاحب کے نام جو کوڈ الفاظ میں خط لکھ کر دیا تھا وہ لفافے میں باندھ عمران کی جیب میں محفوظ تھا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا، شام بھی گزر گئی۔ ٹرین علی گڑھ پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ یہ علاقے کمانڈو عمران پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ٹرین رات کے 11 بجے کے قریب دلی پہنچی۔ عمران نے رکشہ پکڑا اور جامعہ مسجد آ گیا۔ چوک میں نگینا ہوٹل تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ درمیانے درجے کا 3 منزلہ ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں کچھ لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ دلی میں گجرات کاٹھیا واڑ کے مقابلے میں موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کمانڈو عمران بھرپور جوان آدمی تھا۔ کمانڈو کی تربیت نے اس کے جسم کو کسرتی اور لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ اسے سردی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دلی میں لوگوں نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمران نے ہوٹل کے ایک لڑکے سے حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، حاجی صاحب وہ سامنے آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ کاؤنٹر کے پاس کرسی پر جو شخص بیٹھا تھا اس کا رنگ گندمی تھا۔ عمر 50 سال سے 1-2 سال اوپر ہی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی شرعی داڑھی تھی جس کے بعد سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سر پر گرم اونی ٹوپی تھی۔ سفید کرتے پاجامے کے اوپر پشمینے کی گرم چادر اوڑھ رکھی تھی اور بڑے آرام سے کرسی پر نیم دراز حقہ پی رہے تھے۔ عمران ہوٹل کے دروازے کی ایک طرف کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حاجی صاحب اسی لائن کے آدمی تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یا تو یہ شخص CID کا آدمی ہے یا انٹیلیجنس کے کسی آدمی نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے۔ ایک بار نظر بھر کے عمران کو دیکھا اور پھر کاؤنٹر پر جو منشی حساب کتاب کر رہا تھا اس سے باتیں کرنے لگے، لیکن کن انکھیوں سے عمران کو بھی دیکھ رہے تھے۔ عمران آگے بڑھ کے ان کے پاس گیا، السلام علیکم کہا۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر حقے کی لے ایک طرف کر دی اور پوچھا، میاں تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ عمران نے شاہ جی عرف چندرکانت کا خط جیب سے نکال کر انہیں دیا اور کہا، آپ کے نام یہ خط لایا ہوں۔ حاجی صاحب نے لفافہ کھولا اور عبارت کو دیکھتے ہی بولے، میاں تشریف رکھیے۔ عمران ان کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خط پڑھ کر حاجی صاحب بولے، بہن بھائی سب خیریت سے ہیں نا؟ عمران نے کہا، جی ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کرسی سے اٹھتے ہی بولے، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ عمران نے کہا، جی اسٹیشن پر کھا لیا تھا، شکریہ۔ رات کافی گزر چکی ہے، میرا خیال ہے آپ آرام کریں، صبح باتیں ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ عمران کو ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں لے آئے جہاں پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا، کمبل طے کر کے رکھا ہوا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ان کے قریب ہو کر بولے، تمہارا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ عمران نے کہا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا کوئی پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگے، بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے انٹرکام پر کسی سے کچھ کہا، کمرہ نمبر 3 میں چائے لے کر آؤ، اور فون بند کر کر بولے، میں نے شاہ جی کا خط پڑھ لیا ہے، تمہارے بارے میں انہوں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ یہ بتاؤ کیا تم شوقیہ کمانڈو ہو یا تم نے باقاعدہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کی تھی؟ عمران نے کہا، جی میں فوج کی کمانڈو بٹالین کا کمانڈنگ آفیسر رہ چکا ہوں۔ فوج سے سبکدوش ہونے کے بعد مجھے جہاد کشمیر میں شرکت اور وطن پاک کے استحکام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ یہاں لے کر آیا ہے۔ بڑی مبارک بات ہے۔ حاجی صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، تم لوگ خوش قسمت ہو کہ پاکستان میں رہ رہے ہو جو ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بن جانے سے بھارت کے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی۔ انشاءاللہ پاکستان اب ہمیشہ سلامت اور مستحکم رہے گا، لیکن ہندو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران نے کہا، ہندوؤں کے ان ہی ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے اور کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی خاطر کٹ مرنے کا جذبہ مجھے دشمن کے گھر میں کھینچ لایا ہے۔ حاجی صاحب بولے، شاہ جی نے تمہارا اسلامی نام عمران لکھا ہے، یہی نام ہے نا تمہارا؟ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ حاجی صاحب نے کہا، میاں عمران ابھی تم آرام کرو، کل تم سے باقی باتیں ہوں گی، اور ہاں
तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? इमरान ने कहा, मैंने इसे अपने अंडरवेयर में छुपा रखा है, वो निकाल कर मुझे दे दो, इसका तुम्हारे पास रहना ठीक नहीं। कमांडो कभी अपना असला किसी अजनबी को नहीं देता, लेकिन शाह जी ने हाजी साहब का जो हुलिया बताया था, हाजी साहब का वही हुलिया था और उन्होंने मरमूज ज़बान में लिखे हुए खत की तहरीर भी पढ़ ली थी। ये हाजी साहब के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इमरान को हिचकिचाते देखकर हाजी साहब बोले, मियाँ ये तुम्हारी इमानत मेरे पास रहेगी, जब इसकी जरूरत समझो मुझसे ले लेना। उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। और इमरान ने पिस्तौल निकाल कर ममा मैगजीन इनके हवाले कर दिया। पिस्तौल को रुमाल में लपेट कर उन्होंने चादर के अंदर छुपा लिया। इतने में लड़का चाय ले आया, वो चाय पीने लगे। लड़के को बाहर भेजकर हाजी साहब ने उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो दरवाजा खुला ही रहने दिया और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। इमरान मियाँ, तुम जिस मिशन पर आए हो वो उस एतबार से बेहद खतरनाक है कि ये सांप के मुंह से हीरा निकाल कर लाने वाली बात है। इसमें हर कदम पर जान का खतरा है। जरा सी गफलत, जरा सा गलत उठा हुआ कदम तुम्हारे साथ हमें भी फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। इमरान ने कहा, हाजी साहब ये सारी बातें मेरे जहन में हैं। मुझे यकीन है कि इस मुहिम पर मेरा कोई कदम गलत नहीं उठेगा और अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो मैं अकेला ही फांसी चढ़ूंगा। मेरी जबान से हरगिज हरगिज किसी दूसरे का नाम नहीं निकलेगा। हाजी साहब खामोशी से इमरान की बातें सुन रहे थे और चाय भी पी रहे थे। प्याली मेज पर रखकर दरवाजे के पास गए, बाहर झांक कर देखा और इमरान के पास आकर बैठ गए। शाह जी गुजराती ने खुफिया जुबान में लिखे गए खत में लिखा है कि तुम लोगों को इस बहरी जहाज के बारे में मालूमात चाहिए जो भारी मिकदार और भारी तादाद में गोला बारूद और जदीद तरीन असला लेकर यूरोप की किसी बंदरगाह से चल पड़ा है और जिसे गुजरात काठियावाड़ की किसी बंदरगाह पर आकर लगना है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इस वक्त हमारे सामने यही मिशन है कि किसी तरीके से हमें इस जहाज के बारे में ये मालूम हो कि जहाज का नाम क्या है। जहाज का नाम मालूम करना इसलिए जरूरी है कि ये असला किसी खास जंगी जहाज में नहीं लाया जा रहा, बल्कि मर्चेंट नेवी के एक आम बार बरादर जहाज में लाया जा रहा है, जिस पर इंडिया का झंडा भी नहीं लगा हुआ। ये इस वजह से किया जा रहा है कि असला बरादर जहाज की शनाख्त को खुफिया रखा जाए। गुजरात काठियावाड़ के साहिल पर बार बरादर जहाज आते रहते हैं। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने तौर पर मालूम कर सकें कि वो बार बरादर जहाज कौन सा है जिसमें भारी मिकदार में गोला बारूद और असला लगा हुआ है। अगर हमें जहाज का नाम और नंबर मालूम हो जाए तो इस खास जहाज की निशानदेही हो जाएगी। बस हमें सिर्फ इतनी ही मालूमात दरकार हैं जो हमें इंडियन गवर्नमेंट के महकमे दिफा के सेक्रेटेरिएट कागजात से ही मिल सकती हैं, जो दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि ये असला कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये फरमाइए कि आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हाजी साहब बोले, इस वक्त तो आप आराम करें, इंशाल्लाह इस मौजू पर कल तफसील से गुफ्तगू होगी। कल तक मैं ये भी मालूम कर लूंगा कि आपकी किस हद तक मैं मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर हाजी साहब शब्बा बखैर कहकर कमरे से निकल गए। इमरान ने उठकर दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। कंबल ऊपर लिया और सोचने लगा कि क्या हाजी साहब हमारी मदद कर सकेंगे।